नमस्कार, आरएम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत। मैं सुनीता। एक नज़र आज की मुख्य गतिविधियों पर। कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण में किसी भी जिले में सीएमएचओ के पद की बहुत ही ज़्यादा भूमिका रहती है। अगर हम बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में सीएमएचओ पद को लेकर पिछले कई दिनों में काफ़ी उठापटक चल रही है। पहले डॉक्टर सुकुमार कश्यप और पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा के बीच इस पद को लेकर काफ़ी रस्साकसी हुई। डॉक्टर सुकुमार कश्यप को अंत में सीएमएचओ बना दिया गया, लेकिन बीकानेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 21 मई को डॉक्टर सुकुमार कश्यप का तबादला जयपुर कर दिया गया। उनकी जगह डॉक्टर राजेश गुप्ता को 3 दिन बाद सीएमएचओ बना दिया गया। अभी डॉक्टर राजेश गुप्ता ने इस पद को संभाला ही था, इस पद की जिम्मेदारियों को समझना शुरू ही किया था कि तभी एक और आदेश आया और 26 मई को डॉक्टर ओपी चाहर को बीकानेर का सीएमएचओ बना दिया गया है। बीकानेर के चिकित्सा अधिकारियों, नर्सिंग स्टाफ ने सीएमएचओ ओपी चाहर साहब का तहे दिल से स्वागत किया और उन्हें इस पद के लिए बहुत अधिक बधाई दी। एक बार फिर डॉक्टर ओम प्रकाश चाहर ने गुरुवार को बीकानेर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व इस पद का आरसीएच डॉक्टर राजेश गुप्ता को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। उनके कार्यभार ग्रहण करने के 2 दिन बाद ही एक बार फिर विभाग ने डॉक्टर ओपी चाहर को रिक्त सीएमएचओ पद की जिम्मेदारी सौंपी है। गुरुवार को कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही डॉक्टर ओपी चाहर का कार्यालय में मौजूद चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सकों और स्टाफ ने फूल मालाओं से स्वागत व अभिनंदन करते हुए उन्हें बुके भेंट किया। इस मौके पर डॉक्टर ओपी चाहर ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि सभी के सहयोग से ही कोरोना महामारी सहित आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते पीबीएम सहित सभी सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर बेड आदि की भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस प्रकार चुनौती रहेगी? चुनौती तो अभी तो कोरोना सब कामों को पीछे छोड़ते हुए कोरोना ही आगे हो रहा है। कड़ी परीक्षा ले रहा है डिपार्टमेंट की, अफसरों की, कर्मचारियों की, सभी की। आने वाले टाइम में डर है, तीसरी लहर का ऑर्डर है कि बच्चों में क्योंकि वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हुआ है तो बच्चों को इन्वॉल्व होने का बहुत ज़्यादा डर है। बड़ी चुनौती है सामने। निपटने के लिए क्या क्या योजना बनाई जाएगी, किस प्रकार कार्य किया जाएगा? नहीं, बच्चों के लिए स्पेशल बेड तैयार करे जा रहे हैं, वेंटिलेटर मंगाए जा रहे हैं बच्चों के लिए। हर सीएचसी, पीएचसी, मेडिकल कॉलेज में भी बेड तैयार किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की ज़रूरत तो करीब करीब पहले से ही तैयार है, ऑक्सीजन की कमी तो होगी नहीं। बेड हैं, बच्चों के बेड हैं, उनके रिश्तेदारों के लिए, बच्चों के साथ पेरेंट्स भी रहेंगे। तो हर जगह सीएचसी है, पीएचसी है, सीएचसी तो कम से कम, और मेडिकल कॉलेज लेवल पर मेन तो वहाँ काफ़ी बेड है। अभी 20-22 बेड तो वेंटिलेटर से ही तैयार हैं और भी सरकार से मांगे जा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी बड़ों में वैक्सीन थोड़ी स्लो है, पर जैसी सरकार भेज रही है उस हिसाब से अच्छा शांतिपूर्ण चल रहा है। लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। बच्चों की वैक्सीनेशन है वो भी टाइम लगेगा, कोई टेस्टिंग दौर पे चल रही है अभी तो। सर, कहीं डिस्पेंसरियों में वैक्सीन और कोरोना जो जाँच हो रही है वो एक साथ हो रही है, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? वैक्सीन और जाँच और कोरोना की जाँच हो रही है ना सर, स्पेस कम होने के कारण से वहाँ हाँ वो तो नहीं वो बहुत सी डिस्पेंसरी में दिक्कत है, वो तो सही बात है। पर अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर दोनों ही काम हो जाएं तो बढ़िया है।
पर अभी वैक्सीनेशन स्लो ही चल रहा है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, वैक्सीनेशन बहुत आराम से चल रहा है। क्या कारण है सर कि अभी वैक्सीनेशन कम हो रहा है या फिर जाँचें भी कम हो रही है? नहीं, वैक्सीनेशन तो अभी वैक्सीन की थोड़ी सी शॉर्टेज ही चल रही है, डिमांड के अनुसार नहीं आ रही। सरकार अपनी मतलब सप्लाई की अपनी मिल रही है, उस हिसाब से दे पा रही है, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। गाँव की स्थिति देखा सर, वहाँ कोरोना के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, उनको कैसे? गाँव में बुखार के रोगी तो बहुत हैं, पर डेथ बहुत कम हुई है गाँव में। अभी मतलब डेथ की स्टेज वाली कोई डरावनी बात नहीं है गाँव में भी। बीमार ज़रूर हैं, बुखार के हैं, तो लगता है स्थिति निपट जाएगी और वैक्सीनेशन हो ही रहा है गाँव में। कितना चुनौती भरा था समझते हैं सर? नहीं, अब तो हमारे पूर्व स्टाफ ने बहुत मेहनत करी है, बहुत करीब पीक तो आ ही गया है, ऐसे लग रहा है पीक से ढलान पे आए हैं। पर हम अब जो सीरियस पेशेंट हैं, डेथ उनकी हो सकती है संख्या बढ़ जाए एक बार। नए केसेज बिल्कुल लगभग 10-12% पे आने लगे हैं, पर जो पेशेंट भर्ती हैं वो सीरियस हैं, तो कैजुअलिटी बनेगी उनकी ज़्यादा थोड़ी सी। ऑक्सीजन की जरूरत? ऑक्सीजन अभी तो सही चल रही है, मिल भी रही है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, और काफ़ी NGO ने भी अवेलेबल कराए हैं, गवर्नमेंट ने भी अवेलेबल कराए हैं, तो अब ऑक्सीजन शॉर्टेज वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे? ये तो मिलके पुलिस और विभाग, ड्रग कंट्रोलर सारे मिलके करेंगे, और गवर्नमेंट सीधी मंगाए, सीधे अस्पतालों में मंगाए, प्राइवेट में जाए नहीं है। हॉस्पिटल में दो नहीं, वो ऐसी घटनाएं तो होनी नहीं चाहिए, ख़राब बात है, पर अंकुश लगाएंगे, ध्यान रखेंगे आगे से। ये रक्तदान महादान, रक्तदान को महादान कहा गया है, और अगर इसका संकल्प कोई अपने जन्म दिवस के अवसर पर ले तो इससे ज़्यादा सकारात्मक पहलू समाज के लिए कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा ही एक नज़ारा आज बीकानेर में मिला, जब भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर अपने फ्रेंड्स क्लब के साथ रानी बाजार स्थित लक्ष्मी रेजिडेंसी में न सिर्फ रक्तदान किया, बल्कि रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। कोविड संक्रमण के दौर में भाजपा मरीजों को सुविधाएं दिलाने की बात हो, कोविड की रोकथाम हो, जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था हो या मरीजों के लिए रक्त मुहैया कराने की बात हो, किसी भी बात में पीछे नहीं नजर आ रही। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मेरा बूथ कोरोना में सबसे मजबूत अभियान भी शुरू किया गया है। इसी दिशा में बीकानेर भाजपा ने जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित कर कोविड महामारी से लड़ने वाले लोगों को रक्त उपलब्ध कराने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुरुवार को भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत के जन्म दिवस पर एडवोकेट सुरेंद्र सिंह शेखावत के फ्रेंड क्लब की ओर से रानी बाजार स्थित होटल रेजिडेंसी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। मौके पर पहुंचे नोखा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई ने बताया कि जन्मदिन यानी कि इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन, इस दिन को चिरस्थायी बनाने के लिए भाजपा के सुरेंद्र सिंह ने जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर कोविड महामारी से लड़ने वाले मरीजों के लिए इसे उपलब्ध करा। विकट स्थिति में सकारात्मक और अच्छी पहल की है और इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। कोविड के दौर में आज हमारे साथी सुरेंद्र सिंह जी का जन्मदिन है और इस महामारी पेंडेमिक के दौर में जहां रक्तदान की महती आवश्यकता है, रक्तदान महादान, और इसी के तहत आज सुरेंद्र सिंह जी के सभी मित्रों ने, हम सब ने ये तय किया है कि उनके जन्मदिन को रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाए। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही जिस विचार के हम लोग हैं कि भाई सेवा ही संगठन है और सेवा के ये माध्यम में रक्तदान भी सेवा का एक प्रकार है, प्रकल्प है। इसके लिए मैं सभी मित्रों को जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और सुरेंद्र जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज बीकानेर में अंत्योदय नगर स्थित जवाहर पार्क में चाचा नेहरू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उन्हें याद किया गया।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर बीकानेर कांग्रेस ने पुष्पांजलि अर्पित की। शहर जिला कांग्रेस कमेटी बीकानेर के द्वारा आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर जवाहर पार्क में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमित कोचर ने बताया, नेहरू की सोच आधुनिक भारत की थी। इस कारण उन्होंने नवरत्न 9 कंपनियों की स्थापना की थी। इस कार्यक्रम में प्रदेश सचिव गजेंद्र सिंह सांकला, शहर जिला कांग्रेस समिति सचिव मनोज चौधरी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सदस्य जिला संयोजक जयदीप सिंह जावा, यूथ कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष तोलाराम सियाग, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव सोहन राव, अब्दुल रहमान लोदारा, मेघराज तंवर सहित अन्य मौजूद रहे और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। चाचा नेहरू, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज, नेहरू तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, नेहरू तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, जब तक सूरज चांद रहेगा, नेहरू जी का नाम रहेगा, नाम रहेगा, धरती और आकाश रहेगा, नेहरू जी का नाम रहेगा। चाचा नेहरू अमर रहे, चाचा नेहरू अमर रहे, चाचा नेहरू अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, नेहरू जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नेहरू जी का नाम रहेगा। भारत के नवनिर्माता और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की आज 57वीं पुण्यतिथि के 57वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से जवाहर नगर में उनके जवाहर पार्क पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और नौजवान पीढ़ी को इस बात की ज़रूरत है कि जिस तरह से आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर नवनिर्माण करने के लिए, हिंदुस्तान में कल कारखानों का विकास करने के लिए, औद्योगिक क्रांति लाने के जनक पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने इस देश को आगे बढ़ने के अंदर एक बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त किया है। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए तमाम देशवासियों से इस बात का आह्वान भी करेंगे कि आज पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के नेतृत्व में जिस तरह से 17 साल प्रधानमंत्री रह कर के उन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया, इस कोरोना काल के अंदर उस इंफ्रास्ट्रक्चर ने देश के लोगों की जान बचाने के अंदर बहुत महती भूमिका निभाई है। और हम ये कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की जो विचारधारा और रीति और नीति है उसको आम आवाम में लागू करने के लिए हम नौजवानों को सच्चाई से अवगत कराएंगे। आज पंडित जवाहरलाल जी नेहरू को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए हम ये प्रेरणा करते हैं, हम नौजवानों से आह्वान करते हैं कि इस देश के नवनिर्माण के अंदर अपना योगदान दें, अपना सहयोग करें। और इस कोरोना काल के अंदर जिस तरह से राजस्थान की ऊर्जावान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब दिन रात मेहनत करके इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोरोना काल के अंदर हम मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी रखें और लोगों को इस महामारी से बचाएं। अभी हमारा देश तीसरी लहर के करीब खड़ा है और इस तीसरी लहर में बच्चों और नौजवानों को बड़ा खतरा है। हम इस बात को ख्याल रखते हुए विशेष तौर से हम एक दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखें, देश को बचाने में अपनी महती भूमिका निभाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक तरफ कोरोना का संक्रमण, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस का डर, तो तीसरी तरफ 84 दिनों से नहरबंदी की मार झेलता बीकानेर में 84 दिनों से नहरबंदी के कारण पानी की किल्लत बहुत देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रशासन और विभिन्न भामाशाहों द्वारा बीकानेर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग कई जगहों पर टैंकरों की व्यवस्था की जा रही है। कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर का सबसे अधिक असर बच्चों पर पड़ने वाला है। ऐसे में जब पानी के टैंकरों की सप्लाई की जाती है तो इन क्षेत्रों में सबसे पहले अपने बर्तनों को लेकर दौड़ते ये बच्चे ही नज़र आते हैं। दौड़ते वक्त वे ये भूल जाते हैं कि उनके चेहरे पर ना तो मास्क है और ना ही वे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर पाते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा आज जोशीवाड़ा स्थित 2 पीर की मजार के पास देखने को मिला।
जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बीकानेर में पेयजल की समस्या और विकट होती जा रही है। ऐसी पेयजल किल्लत से जूझ रहे शहर के लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सवेरे हो या फिर शाम, दोपहर हो या फिर रात, लोगों को सिर्फ पानी का ही इंतजार रहता है। नहरबंदी के चलते लड़खड़ाई पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के चलते घरों में पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है और गर्मी के चलते पानी की खपत और मांग अधिक हो गई है। प्रशासन और विभिन्न भामाशाहों द्वारा टैंकरों की बीकानेर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग व्यवस्थाएं भी करवाई जा रही है। ऐसा ही एक नज़ारा आज बीकानेर में जोशीवाड़ा स्थित फिरोजी बाजार के पास देखने को मिला। सेना के जवानों को अक्सर सीमा पार हाथों में हथियार लिए आमजन की सुरक्षा हेतु तो देखा जा सकता है, लेकिन यही सेना के जवान आज कोरोना संक्रमण के काल में बहुत ही मानवीयता के पहलू के साथ समाज के सामने आ रहे हैं। बीकानेर में बीएसएफ के जवानों द्वारा न सिर्फ कोरोना पीड़ितों की मदद की जा रही है बल्कि ज़रूरतमंदों को भोजन सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। देश भर में फैले कोरोना संक्रमण के बीच बीएसएफ की मानवीय पहल देखने को मिल रही है। सीमा पर तैनात सेना के जवान देश की सुरक्षा के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को भोजन और दवाई भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र के खाजूवाला में बीएसएफ जवानों ने जरूरतमंद परिवारों को राशन किट और दवाइयों का वितरण किया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस भी भेंट की ताकि एम्बुलेंस के अभाव में मरीजों को भटकना ना पड़े। डीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल की 114 वाहिनी द्वारा खाजूवाला, पुगल सहित आसपास गांवों में जरूरतमंद लोगों को राशन किट और आवश्यक दवाइयां वितरित की गई। वहीं सीमा सुरक्षा बल की 127वीं वाहिनी के द्वारा खाजूवाला के 14 बीडी गांव में 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई ताकि कोरोना के संक्रमण या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत हो तो ग्रामीण सीमा सुरक्षा बल के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठा सकें। इस मौके पर 127वीं वाहिनी कमांडेंट अमिताभ पवार, एसडीएम खाजूवाला, तहसीलदार, सरपंच राजाराम कस्बा भी मौजूद रहे। इस मौके पर पहुंचे बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना काल की इस महामारी में बीएसएफ के जवान सीमा के साथ साथ आम जन का भी ख्याल रखेंगे। जिन परिवारों पर अभी रोजी रोटी का संकट आया है उन परिवारों को सभी तरह की सहायता की जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मुहिम में स्थानीय प्रतिनिधि भी हमारा साथ दे रहे हैं। उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान किया और कहा कि वे घर पर रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जरूरी और आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर निकलें। इस संकट के समय में सेना के जवान आपके साथ मजबूती से कंधा मिलाकर खड़े नजर आएंगे। यह संकट का समय भी निकल जाएगा। कि मैंने पहले बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और बीकानेर सेक्टर का मैं डीआईजी हूँ। उस नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी मेरे बटालियन में मेरे जवान, उनकी फैमिली सुरक्षित रहे ताकि वो बॉर्डर को इफ़ेक्टिवली गार्ड कर सके। इसके साथ साथ हमारा कुछ और भी दायित्व बनता है कि जो बॉर्डर एरियाज़ में जो लोग रहते हैं गाँवों में, उनको अभी इस महामारी के दौरान कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और उनकी कैसे मदद की जाए। उसके लिए हमने बॉर्डर पे भी कुछ एम्बुलेंसेस तैयार करी है। अगर कोई किसी को ज़रूरत हो तो उस ज़रूरतमंद आदमी को इवैक्यूएशन के लिए हमारी बीएसएफ, हमारे डॉक्टर्स टीम तैयार रहेगी, उनको मदद करेगी। इसके अलावा जो हमारे लोकल सरपंच हैं, जैसे ये पुगल के भाटी साहब हैं, उस एरिया में लोग हैं, उनसे भी हम मिलाप करके रखते हैं ताकि उनके माध्यम से अगर किसी की और कोई मदद करनी चाहें तो मदद कर सकें।
और हम चाहेंगे कि ये पीरियड बड़ा डिफ़िकल्ट पीरियड है, इसके अंदर जो है आम पब्लिक सुरक्षित रहे। और कुछ गरीब लोग हैं और जो मज़दूर लोग हैं जिनको रोज़गारी नहीं मिल पा रही है, उनको भी हमने अभी दवाइयाँ, खाने के लिए सामान और खाना उनको अभी प्रोवाइड किया है। और उसके लिए मैं कमांडेंट 114 बटालियन और जो सरपंच साहब और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा तरीके से यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया। और मीडिया के कर्मी जो है ऑफ कोर्स वो हमेशा जो है यहाँ की पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और एक बार फिर मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप अपना ध्यान रखें, सब लोग ध्यान रखें और जो है बॉर्डर सुरक्षित है और अब हम आपको कोरोना से भी सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद। ठीक हो, पण हमारे बॉडी में थोड़ी बहुत हरकत थी तो मैं चेक कराया, तुम्हारा कोरोना निकल गया, फिर वह दवाइयाँ दी, वो ठीक हो गया। यहाँ कोई डरने की ज़्यादा जरूरत को नहीं है, लेकिन अपन ने सावधान रहने की जरूरत है। एक दिनों भी परिवार में अगर किसी कोरोना हो गया तो फिर बाद में वो खतरों सभी परिवार में हो सके, पूरे शहर में हो सके, पूरे पुगुल गांव में हो सके, एरिया में हो सके। आप बिल्कुल फैले बीमारी, ये वास्ते सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि सरकार कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कह रही है और ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है। मैं लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आवा जावा, माने भी इंस्ट्रक्शन मिलता रहे, क्योंकि वो बॉर्डर एरियाज है, मैं BSF बॉर्डर गार्ड कर रहे हैं, थे लोग हमारे एरिया में आओ तो मानो फर्ज बने कि मैं कहीं मदद कर सका आप लोग आवाज़। लेकिन ये हमारे शरीर में घुसकर इसमें बीमारी कर सकता है। सबसे पहले फेफड़ों। कोरोना के इस भयावह काल में सबसे अधिक असर लोगों के रोजगार पर पड़ा है। प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए यद्यपि लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन का दूसरा पहलू लोगों के रोजगार छीनने से संबंधित है। ऐसे में प्रतिदिन कमाकर खाने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो रही है। महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित द्वारा कोई भी भूखा ना सोए कार्यक्रम के अंतर्गत आज अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ मिलकर गांधीनगर स्थित भाजपा कार्यालय के पास जरूरतमंदों को भोजन का वितरण किया गया। महापौर का संकल्प कोई भूखा ना सोए। महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित द्वारा अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ गांधीनगर भाजपा कार्यालय के पास स्थित कच्ची बस्ती में रहने वाले मजदूर वर्ग के परिवार जिनके पास लॉकडाउन की वजह से आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा है, ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क मास्क और भोजन वितरण किया गया। महापौर के निर्देशन में नगर निगम द्वारा भी लगातार इंदिरा रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन का वितरण किया जा रहा है। महापौर ने बताया कि नगर निगम स्तर पर तथा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से उनका प्रयास है कि शहर में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। एक दूसरे के सहयोग से इस महामारी के दौर में हम आसानी से निकल जाएंगे। जो संस्थाएं ऐसे जन सहयोग के कार्य करना चाहते हैं, नगर निगम द्वारा इन सभी संस्थाओं को हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान अक्षय पात्र फाउंडेशन से प्रबंधक चंपाराम जी चौधरी, ललित जी जोशी और उनकी पूरी टीम भी साथ में मौजूद रही। आराम से चंद्र प्रकाश जी थोड़ा दूर करो, एक एक का रखो। अरे चंद्र प्रकाश थोड़ा, हाँ मैडम सामने आ जाओ, थोड़ा आगे। मनोज जी एक ना भेजो, नहीं क्या ये करो सही। फटाफट दे दो। अरे दूर करो, दूर गैप रखो। क्या यहाँ पर लगाने की थी गाड़ी, वो लाइन लगती है। हाँ तो फोटो कहाँ से खींचता तू?
थोड़ा थोड़ा गैप रख लो, थोड़ा थोड़ा गैप रख लो। हाँ आराम से आराम से आराम से आराम से। चंद्र प्रकाश जी थोड़ा दूर करो, एक एक को एक एक का रखो। अरे चंद्र प्रकाश थोड़ा, हाँ मैडम सामने आ जाओ, थोड़ा आगे। मनोज जी एक एक ने भेजो, नहीं क्या ये करो सही। फटाफट दे दो, फटाफट दे दो। लाइन में स्वागत है। किस प्रकार का आपका सामाजिक सरोकार है और किस प्रकार से लोगों को धैर्य से इस संकट की घड़ी में रहने के लिए क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो पूरी अक्षय पात्र टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इस संकट की घड़ी में वो आगे आई है। अभी बेशक लोगों को नीड है, बोलते नहीं है शर्म के मारे, लेकिन नीड है एक दूसरे को हेल्प करने की। हमें जो सक्षम है वो सभी आगे आए, क्योंकि ये आपदा ऐसी थी जिसके बारे में किसी ने कुछ सोचा नहीं था, ना कुछ प्री प्लानिंग की थी। तो मैं आपकी टीम को इंस्पिरेशन मानते हुए ये लोगों से अपील करती हूँ कि आप भी ऐसे अक्षय पात्रा की तरह आगे आए, लोगों की मदद करें और जरूरतमंद जो लोग हैं वो उनको सही में आपके हाथ की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। तो मैं फिर से सभी से अपील करती हूँ, आप सब इस काम के लिए आगे आए, एक दूसरे की मदद करें। समय कट जाएगा लेकिन एक दूसरे का योगदान हमेशा याद रहेगा। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ महापौर जो बता रही थी, समय कट जाएगा, एक दूसरे का योगदान जो है वो हमेशा याद रहेगा। हमारे साथ अक्षय पात्रा टीम के सदस्य हैं, वो भी जुड़ेंगे। सर आपका दिनेश गुप्ता लाइन में स्वागत है। किस प्रकार से आपका जो अक्षय पात्रा फाउंडेशन जो राष्ट्रीय स्तर की अपनी एक पहचान बना के रखता है, किस प्रकार से आपने आज ये सामाजिक सरोकार में बात है? सामाजिक कार्य कर रहे हैं और कंपनी जो हमारी संस्था है पूरी समाज का ही काम करती है और हमेशा करती रहेगी जब जब जरूरत पड़ती है। वैसे जो नॉर्मल डे में तो मिड डे मील का काम करती है अपनी संस्था। जी बिल्कुल। और अभी जो लॉकडाउन के अंदर है, पिछले लॉकडाउन में भी अभी भी पूरे देश में अपनी जो निःशुल्क भोजन वितरण करी है जिनको जरूरतमंद है, और आगे से भी कंटिन्यू करते रहेंगे हमें। और ये भी मैं करता हूँ कि किसी को भी जरूरत है तो हमारे संपर्क करें, वहाँ पे हम खाना पहुँचाएंगे, कोशिश करेंगे सूखा भी राशन पहुँचाएंगे। तो सर आपका कोई हेल्पलाइन नंबर हो जिसपे वो कांटेक्ट कर सके, आप अपना नंबर बताएं। नंबर सर 9871 364071। चंपाराम चौधरी मेरा नाम है। जी। और अपना पुंगल रोड पे अपनी संस्था है, संस्था का ऑफिस है, और अक्षय पात्र फाउंडेशन की तरफ से ये सारा काम अपना हो रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं बता दूं, अभी हमारे साथ चौधरी साहब जुड़े थे, उन्होंने बताया था, उन्होंने अपना एक मोबाइल नंबर जो है वो आपको बताया था। तो उसमें ये बताया गया था कि किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। अगर वो खाना चाहता है तो खाना मिलेगा, अगर वो राशन चाहता है तो राशन भी दिया जाएगा। इन्होंने अपना ऑफिस का नंबर और इन्होंने अपना मोबाइल नंबर है वो सब बता दिया है। तो दोस्तों मैं लेता हूँ विदा, फिर मिलूंगा नई अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चाहे नौतप्पा का भीषण काल हो, पारा 45 डिग्री के पार हो, चाहे तेज बरसात हो या तेज आंधी, 24 घंटे आमजन की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन के कर्मचारी कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने में पूरी मुस्तैदी से खड़े नजर आ रहे हैं। इन पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों की ये विशेषता है कि न सिर्फ ये अपने कार्य को लेकर पूरी तरह से तत्पर हैं, बल्कि इनमें आमजन के प्रति मानवीयता का गुण भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। इन पुलिस कर्मचारियों द्वारा आज कोटगेट क्षेत्र में एक व्यक्ति के मोबाइल को लौटाकर पूरी तरह से ईमानदारी का परिचय दिया गया। जिले में जहां एक और कुछ दिनों पूर्व 2 होमगार्ड जवानों को वसूली का आरोप लगने पर ड्यूटी से हटाया गया, वहीं कुछ जवान ऐसे भी हैं जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के चलते ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसा ही मामला शहर के कोटगेट क्षेत्र में सामने आया, जब एक स्विगी कंपनी के डिलीवरी बॉय का मोबाइल कोटगेट स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर गिर गया। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान जगदीश और विक्रम को गश्त के दौरान मोबाइल मिला। इस पर डायल नंबरों के आधार पर पहचान कर डिलीवरी बॉय को सूचित कर कोटगेट बुलाकर मोबाइल लौटाया गया। इस दौरान एएसआई गिरधारी लाल मीणा, एचसी गोपाल सिंह, मधुसूदन और मदन शिंपा मौजूद रहे।
डिलीवरी बॉय जावेद असलम ने सभी पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवानों का आभार जताया। पिछले दिनों ही बोथरा कॉम्प्लेक्स के पास भी एक महिला होमगार्ड ने सड़क पर मिले मोबाइल को उसके मालिक तक पहुंचाया था। जावेद असलम, आपका ये मोबाइल कहाँ पे गिरा था? यहीं पे क्रॉसिंग के पास। क्रॉसिंग के पास। और इन्होंने सर ने बताया था। हाँ। और आप किस में काम करते हैं? स्विगी में। आपको ये मोबाइल मिलने के बाद में आपको क्या लग रहा है कि भाई पुलिस अपनी बहुत खुशी हुई? पुलिस प्रशासन की तरफ से मुझे बहुत खुशी हुई। आदमी ईमानदार लोग भी है। हाँ सर, यहाँ ड्यूटी के दौरान हमें जवान जो होमगार्ड वॉलंटियर है उनको एक मोबाइल मिला। फिर मुझे वो मोबाइल आके दिया। हमने मालूम करके जिसका मोबाइल था जो स्विगी कंपनी का, उनको सपोर्ट कर दिया कि हमारे वॉलंटियर होमगार्ड ने अच्छा ईमानदारी परिचय दिया है। कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर और अब तीसरी लहर की आशंका से बीकानेर वासी वैसे ही डर के साए तले बैठे हैं। ऐसे में 84 दिनों की नहरबंदी के कारण बीकानेर में पानी की समस्या को लेकर आमजन बेहद परेशान है। प्रशासन द्वारा जो पानी की सप्लाई की जा रही है वह इतनी गंदा पानी है कि यदि इस पानी को आमजन द्वारा बिना उबाले पी लिया जाए तो और भयानक बीमारियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। ऐसे में वो कोरोना संक्रमण से खुद को बचाएं, भीषण गर्मी से या इन पानी से होने वाली बीमारियों से। आमजन करे भी तो क्या। 84 दिनों की इस नहरबंदी के दौरान बीकानेर में अब जो पानी की सप्लाई की जा रही है वह पानी इतना गंदा है कि वह पानी बीकानेर वासियों को भयंकर बीमारियों का न्योता देता नजर आ रहा है। RM न्यूज़ के माध्यम से मैं सुनीता आमजन से यह अपील करना चाहूँगी कि आप सभी कोरोना एडवाइजरी की पालना करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइज़र से लगातार साफ करते रहें और एक बेहद आवश्यक बात, बिना किसी आवश्यक कार्य से अपने घर से बाहर ना निकलें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी बुलेटिन में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।